नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इला नैन और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव। आप हमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख रहे होंगे, तो मैं सभी हमारे दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूं। आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही ज्यादा मुख्य अंग है, तो उसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यूं तो पूरे शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन किडनी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। भगवान ने हमें 2 किडनीज दी हैं, लेकिन उन दोनों का ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इस लाइव चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आपने कई सारी वीडियोस में डॉक्टर साहब को देखा होगा। छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ मैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। एम्स में आपने 10 साल से भी ज्यादा यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम किया है और अभी आप मेट्रो हॉस्पिटल में हैं और कई सारी आप सर्जरी कर रहे हैं। आपके अंडर में रीनल ट्रांसप्लांट भी होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते आवाज की दिक्कत हो गई थी, तो एक दफा फिर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, आज वर्ल्ड किडनी डे है। आप बहुत बिजी थे, आपका बड़ी मुश्किल से समय मिला है और मैं अभी भी देख रही हूँ शायद आप सर्जरी वगैरह कहीं से आ रहे हैं, पूरी ओटी की ड्रेस में है। हाँ, थैंक यू। आज वर्ल्ड किडनी डे है। अभी जस्ट मैं सर्जरी कंप्लीट करके आ रहा हूँ। एंड वर्ल्ड किडनी डे पे हम, जैसा कि आपने बताया, डिस्कस करेंगे किडनी से रिलेटेड इशू, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इशू इज किडनी कैंसर। जी, और तो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी सर। सर, हमने जो आज का मेन टॉपिक रखा है, वैसे तो हम पूरी किडनी की सेहत पर बात करेंगे, लेकिन जो आज का मुख्य विषय है वो है किडनी कैंसर। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी सर कि किडनी कैंसर कितना कॉमन होता है ये? देखिए, किडनी कैंसर हम कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट कैंसर। जी, मीन्स हाँ, जैसे पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। किडनी कैंसर बहुत कॉमन नहीं है, बट इट इज नॉट वेरी अनकॉमन। मीन्स ये हम हमारे लिए एज ए यूरोलॉजिस्ट हम रूटीनली किडनी कैंसर देखते हैं, जी, बट ये उतना कॉमन नहीं है जितना प्रोस्टेट कैंसर होता है। हाँ, किडनी कैंसर यूजुअली अगर टाइमली डायग्नोज कर लिया जाता है तो इसका कम्प्लीटली क्योर अवेलेबल है। बट किडनी कैंसर ऐसा कैंसर होता है जो यूजुअली आज से कुछ सालों पहले की बात है, जबकि टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता था। जब तक इतने इन्वेस्टिगेशंस के इतने मेथड, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि जी, किडनी कैंसर में जब भी सिम्टम आते हैं, सिम्टम तब आता है जब किडनी कैंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट जी, इस समय मोस्ट ऑफ द किडनी कैंसर जो हम डायग्नोज करते हैं, वो वी कॉल दैट इंसिडेंटल डायग्नोसिस। मींस हमने अल्ट्रासाउंड कराया पेशेंट का किसी भी रीजन से, उसमें हमने देखा कि पेशेंट को तो किडनी में एक मास है जो कि कैंसरस है, जिसको हम इवेल्युएट करते हैं और पता चलता है कि कैंसरस मास है। तो बट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किडनी कैंसर अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो इसका कंप्लीट क्योर अवेलेबल है। और अगर ये एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसमें ये फिर इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। एडवांस स्टेज में फिर इसका कंप्लीट क्योर भी पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि रूटीन चेकअप्स के दौरान ये डिटेक्ट होता है। जनरली ऐसे लक्षण नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कोई तो बॉडी ऐसे लक्षण देती होगी, क्योंकि किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सारी चीजें किडनी से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जो हमारा शरीर शुरुआती तौर पर देता है। तो बिल्कुल, किडनी कैंसर के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन लक्षण होता है वो होता है हिमेचूरिया, मीन्स ब्लड इन द यूरिन। जी, पेशेंट हमारे पास आते हैं, कंप्लेंट करेंगे कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, रेड कलर का यूरिन। ये सबसे कॉमन कंप्लेंट होता है। उसके बाद सेकंड कंप्लेंट होता है पेन। लेकिन अगर पेन जो होता है वो एडवांस स्टेज में होता है, तो सबसे कॉमनली पेशेंट हमारे पास आता है पेन लेस हेमेचूरिया। मीन्स पेशेंट को कोई पेन नहीं है, पेशेंट को यूरिन केवल ब्लड आ रहा है। यूजुअली पेशेंट की एज अबव 45 टू 50 इयर्स होती है। हालांकि यंग एज में भी कभी कभी देखने को मिलता है, बट यूजुअली आफ्टर 45-50 इयर्स इसका इंसिडेंस ज्यादा कॉमन है। पेन के बाद नेक्स्ट उसमें ब्लड, यूरिन में ब्लड आएगा। और अगर एडवांस स्टेज है, पेशेंट को पेन होगा। अगर और भी एडवांस ट्यूमर हो गया है तो पेशेंट को एक लंप फील होगा। मींस राइट और लेफ्ट साइड, जिस साइड भी पेशेंट के ट्यूमर होगा उस साइड को पेशेंट को एक मास लगेगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ मुझे एक मास फील होता है। और साथ में यूरिन में ब्लड भी आता है। ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट को फीवर भी हो सकता है,
फीवर किसी भी मेलिग्नेंसी में वन ऑफ द कॉमन फीचर होता है। अगर एडवांस स्टेज में किडनी ने लंग्स को इन्वॉल्व किया है या लिवर को इन्वॉल्व किया है या बोन्स में मेटास्टेसिस चला गया है, तो जिस ऑर्गन को किडनी कैंसर ने इन्वॉल्व किया है उसके सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम होता है यूरिन में ब्लड आना। जी बिल्कुल। मैं देख रही हूँ हमारे साथ कई दर्शक जुड़ गए हैं, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। आज हम वर्ल्ड किडनी डे के दिन किडनी कैंसर और किडनी से जुड़ी अन्य बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपके कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमारे साथ सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, तो आपको एक सही एडवाइस मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक आंसर मिल जाए, आपको वो सोल्यूशन मिल जाए। तो सर, अगला सवाल मेरा ये है कि कितना कॉमन है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, तो मैं अभी कुछ डेटा पढ़ रही थी, वर्ल्ड वाइड ये 6 नंबर पे कैंसर है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है, स्पेशली मेन में। तो इंडिया में कितना कॉमन है, आपके पास कितने केसेस आते हैं और उसमें डेथ रेट कितना है? ये इंडिया में अगर हम इंसिडेंट देखा जाए तो 1 in 50,000 टू 1 in 1 lakh एज ए यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि सारे केस हमारे पास ही रेफर होते हैं, तो डे टू डे लाइफ में हम कॉमनली किडनी कैंसर देखते हैं। किडनी कैंसर भी दो तरह का होता है। किडनी कैंसर जिसे हम रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, जो कि हमारी पेशाब की थैली में भी मिल सकता है। वही ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा किडनी में भी मिल सकता है। बट रीनल सेल कार्सिनोमा 80% केसेस में रीनल सेल कार्सिनोमा मिलता है, जो कि कॉमन है। अगर हम इंसिडेंस देखा है, ये कैंसर जो रिलेटेड होता है मेनली स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग के साथ रिलेटेड होता है। ये देखा गया है कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में टोबैको च्यू करते हैं, उनमें अराउंड 2 टाइम्स हायर इंसिडेंस होता है किडनी कैंसर का। अच्छा। तो हाँ, इंडिया में किडनी आउट ऑफ ऑल कैंसर दिस कैंसर इज क्वाइट कॉमन। सबसे कॉमनेस्ट होता है इंडिया में ओरल कैंसर, जो कि टोबैको च्यूइंग से होता है। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस नंबर 1 पर आता है। बट उसके बाद बाकी अदर ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में होते हैं, और उसके बाद फिर किडनी कैंसर का यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, आफ्टर दैट का किडनी कैंसर। तो किडनी कैंसर का इंसिडेंस अगर हम सारे कैंसर देखे जाए तो क्वाइट कॉमन है। एंड क्योंकि किडनी कैंसर में जब भी पेशेंट को थोड़ा सा भी कैंसर एडवांस स्टेज में होगा तो यूरिन में ब्लड आ जाता है, तो अक्सर टाइमली डिटेक्ट भी हो जाता है। और अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन हो गया है, अगर कोई भी किसी को भी पेन होगा, कोई भी कंप्लेंट होगी, तो सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में ये कैंसर इजीली डिटेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इंसिडेंटल फाइंडिंग्स के थ्रू भी ये काफी कॉमनली डिटेक्ट होता है। पहले जहाँ ये कैंसर बहुत लेटर स्टेज में डिटेक्ट हो पाता था, अब ये कैंसर काफी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास अब अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, किडनी कैंसर आउट ऑफ ऑल कैंसर इट इज क्वाइट कॉमन कैंसर। और ये ऐसा कैंसर है जिसको हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, वी कैन गिव कंप्लीट क्योर, 100% क्योर टू द पेशेंट। अगर हम सर्जरी द्वारा कैंसर रिमूव करते हैं तो उसमें पेशेंट का 100% सक्सेस रेट होता है। तो इसलिए हमें तो डे टू डे लाइफ में ध्यान रखना है, अगर यूरिन के रिलेटेड कोई भी, यूरिन में ब्लड आता है, कोई भी इश्यू होता है, तो इमीडिएटली वी शुड कॉन्टेक्ट द स्पेशलिस्ट। सर, सविता जी हैं हमारे दर्शक, सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बार बार यूटीआई हो जाता है, क्या ये किडनी की किसी बीमारी से जुड़ा हुआ है? देखिए, यूटीआई मींस जो बॉडी में यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जिसमें होता है यूरिन में जलन होता है, बार बार यूरिन आना, यूरिन के लिए अर्जेंसी फील होना, या यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन फील होना। दूसरे सिम्टम्स होते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स मीन जब किडनी में इन्फेक्शन होता है, उसमें फीवर आता है, पेट में दर्द होता है, और पेशेंट को फीवर विद राइगर्स आ सकता है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। मीन जो भी सिम्टम्स होंगे ऊपर अपर जो ट्रैक होता है हमारा किडनी और यूरेटर, उससे रिलेटेड होंगे। तो कॉमन लैंग्वेज में जो यूटीआई होता है, जो फीमेल्स में होता है, वो लोअर ट्रैक तक लिमिटेड रहता है। मींस पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे कि बार बार यूरिन होना, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन हो सकता है, यूरिन के लिए अर्जेंसी फील हो सकता है, और फीवर भी आ सकता है। इनका किडनी से कोई रिलेशन नहीं होता।
ये फीमेल्स में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में शॉर्ट साइज ऑफ यूरिथ्रा की वजह से इटसेल्फ यूटीआई कॉमन होता है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू द किडनी इशू। जब सिम्टम जब इन्फेक्शन किडनी में चला जाता है उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो कि क्वाइट अनकॉमन होता है, इतना कॉमन नहीं होता जितना लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ओके सर, हमने देखिए लक्षणों की बात करी, लेकिन कहते हैं कि कोई भी बीमारी किसी कारण की वजह से होती है। हालांकि कई सारे कैंसर्स में हमने देखा है, एक अगर आप लंग कैंसर और जो तंबाकू की वजह से जो मुंह का कैंसर होता है, अगर उसको छोड़े तो कई सारे कैंसर जैसे ब्लड कैंसर, उनकी कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं पता चल पाई है। लेकिन क्या किडनी कैंसर में भी ऐसा है? क्या कुछ हमारी आदतें या हमारा लाइफस्टाइल, या ये कुछ लोग ऐसे प्रोन ही होते हैं इसके, या ये जेनेटिकली मिलता है? क्या वजह है, इसके कारण क्या है? देखिए, किडनी कैंसर के मल्टीफैक्टोरियल कैंसर होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किडनी कैंसर के लिए। जो कॉमनेस्ट हम देखते हैं, जो डिटेक्ट किया गया है, वो है एसोसिएशन विद टोबैको। जो भी टोबैको यूजर्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उसमें 2 टाइम्स अराउंड हायर इंसिडेंस देखा गया है किडनी कैंसर का। इसके अलावा किडनी में जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, जो किडनी में होता है, वो भी रिलेटेड होता है टोबैको से। इसके अलावा कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके इनटेक से जो हमारी बॉडी में जाता है, तो उससे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट जो केमिकल से रिलेटेड कैंसर होता है वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि ट्रांजिशनल सेल मीन्स एक अलग टाइप का कैंसर होता है किडनी में, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी सेम कैंसर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे VHL एक जीन होता है, अगर वो जीन होता है तो मल्टीपल बाइलेटरल किडनी कैंसर मिल सकता है उसमें। VHL होता है वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज, जो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है, जो कि बहुत कॉमन नहीं होता, रेयर होता है, बट हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं उसके केसेस जिसमें दोनों किडनी में कैंसर मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉमनेस्ट एसोसिएशन तो उसका स्मोकिंग से और टोबैको यूजर्स में देखा गया है। उसके अलावा कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में कैंसर कॉमन होता है, बाकी जेनेटिक रिलेशन होता है। जेनेटिक बहुत कॉमन नहीं होता, केवल कुछ सर्टेन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये कॉमन होता है। इसके अलावा बाकी केसेस जिसे हम स्पोरोडिक केस बोलते हैं, उनमें एग्जैक्ट कोई भी कॉज डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता कि कैंसर किस वजह से हुआ है। जी, मनीषा जी का भी यही सवाल था जेनेटिक के ऊपर कि क्या ये कैंसर जेनेटिक हो सकता है। तो जैसा कि मनीषा जी अभी डॉक्टर आशुतोष ने हमें इस सवाल का जवाब दिया है। अगला सवाल प्रथम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन भी किडनी के ऊपर असर डालता है, और क्या ये कैंसर का रूप भी ले सकता है? तो अल्कोहल कंजम्पशन, मेनली अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होता है, किडनी में नहीं होता। इसलिए अल्कोहल की जितने भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं वो लिवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें क्रोनिक लिवर डिजीज और लिवर फेलियर, दैट इज वन ऑफ द कॉमन एंड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अल्कोहल इंटेक। तो इसलिए ऐसा किडनी डिजीज का तो अल्कोहल के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। बट यस, अगर अल्कोहल लेंगे तो डेफिनेटली इसमें लिवर फंक्शन डिरेंजमेंट और क्रोनिक लिवर डिजीज होने की संभावना रेगुलर अल्कोहलिक्स में काफी ज्यादा होता है। सर मैंने कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो लोग ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं, उनके शरीर में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, जो एक मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है शराब पीने वाले लोगों में, कि बॉडी डिहाइड्रेट बहुत हो जाती है। लिवर पर असर पड़ता है, लेकिन अगर बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो क्या किडनी पे भी असर पड़ता है? तो कहीं ना कहीं क्या ये कनेक्टेड है शराब और किडनी की डिजीजेस से? देखिए, अल्कोहल है वो डायूरेटिक होता है। जब भी अल्कोहल लेंगे तो उससे हमारा जो बॉडी का वाटर है थ्रू यूरिन निकलता है, और जब भी आप अल्कोहल लेंगे तो उसके साथ आपको प्यास भी लगेगी और वाटर इंटेक भी आपका बढ़ेगा। तो ऐसा यूजुअली अल्कोहल से इतना सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन नहीं होता, बट यस, अल्कोहल इज ए डायूरेटिक। जब भी अल्कोहल लेते हैं तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन क्रोनिक अल्कोहल इंटेक से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, देयर आर मल्टीपल इशू एसोसिएटेड विद अल्कोहल। बट एज सच डिहाइड्रेशन इज ए ट्रांजिएंट इशू। अगर बॉडी का वाटर निकलेगा तो अपने आप जो जो भी पर्सन है उसे थ्रस्ट के रूप में डिमांड आएगी बॉडी की कि उसका प्यास बढ़ जाएगी, तो वो अपने आप वाटर इंटेक लेगा, उससे डिहाइड्रेशन उसका करेक्ट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ज्यादा नहीं आता।
जी, अगला सवाल मनीषा जी का आ रहा है, पूछ रहे हैं किडनी कैंसर हमें ना हो इसके लिए हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए? देखिए, केवल किडनी कैंसर ही नहीं, जितने भी कैंसर होते हैं ये रिलेटेड होते हैं कि बॉडी में बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम हेल्दी फूड्स लेंगे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, कलरफुल फ्रूट्स लेंगे और ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, तो इससे हमारी ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और कहीं ना कहीं ये देखा गया, इवन कैंसर थेरेपी में भी जो हम देते हैं, इवन किडनी कैंसर में भी हम एक इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी होता है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी पे वर्क करता है और बॉडी के जो नेचुरल किलर सेल्स होती है, जिसे हम टी सेल बोलते हैं, वो अपने कैंसर सेल के अगेंस्ट वर्क करते हैं और कैंसर को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अगर आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, आपका जो भी फूड इनटेक है वो हेल्दी होगा, मींस उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसमें किसी भी तरह के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अपना लाइफ स्टाइल और डाइट हेल्दी रखनी है, कलरफुल फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, जिससे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो सेल डैमेजिंग एक्टिविटीज होती हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स कंट्रोल करते हैं, तो बॉडी का जो सेल डैमेज उससे मिनिमल हो, कैंसर होने की संभावना कम हो। इसके अलावा पर्टिकुलरली रीनल सेल कार्सिनोमा किडनी कैंसर के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया, टोबैको के साथ एसोसिएशन है, तो वो आपको अवॉइड करना है किसी भी कंडीशन में। जी, बिल्कुल सर, आपने कीमोथेरेपी की बात करी। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसके बाद कितनी ज़रूरत पड़ती है कीमोथेरेपी की? क्या ये सारे पेशेंट्स में ज़रूरी होती है या कुछ पेशेंट्स ऐसे ही ठीक हो जाते हैं? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि अलग-अलग कैंसर्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट थेरेपी दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर में जो सर्जरी होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है कि सबसे पहले हमें सर्जरी करना है, और वो भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेज पर। अगर स्टेज 1 में कोई कैंसर डिटेक्ट होता है तो सर्जरी द्वारा हम कैंसर को रिमूव कर देते हैं, और वही कैंसर स्टेज 2 में चला जाता है तो जिसे हम बोलते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी। अगर हम बात करें यूरोलॉजिकल कैंसर की, जैसे किडनी कैंसर है, किडनी कैंसर में कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसमें किडनी रिमूव करने के बाद अगर पेशेंट को उसके बाद भी कोई इश्यू आता है, रिकरेंस होता है, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था। इम्यूनोथेरेपी होता है, कुछ टारगेटेड थेरेपीज होते हैं जो उस कैंसर सेल को कंट्रोल करते हैं। बट सिमिलरली अगर हम लें कि अगर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की बात करें, तो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में कीमोथेरेपी काफी इफेक्टिव होता है, लेकिन कीमोथेरेपी का रोल आता है एडवांस कैंसर, जबकि कैंसर स्टेज 1 के बियॉन्ड हो जाता है। उस कंडीशन में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सर्जिकल होता है। सर्जरी करने के बाद हम पेशेंट को कीमोथेरेपी पर रखते हैं कि जिससे पेशेंट में रिकरेंस की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। इसके अलावा बॉडी में कुछ कई बार माइक्रो मेटास्टेसिस हो जाते हैं, कुछ ऐसे कैंसर सेल्स बॉडी में स्प्रेड हो जाती हैं जो नॉर्मल रूटीन पैट स्कैन वगैरह पर पता नहीं चलता है, तो उन सेल्स को कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन होता है अगर पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज है, मींस पेशेंट सर्जिकल स्टेज से बाहर जा चुका है, लोकली कैंसर इतना ज्यादा फैल चुका है कि आप सर्जरी करके उसे रिमूव नहीं कर सकते, या स्टेज 4 कैंसर नॉर्मल अपने ऑर्गन से बाहर निकल चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, उस कंडीशन में कीमोथेरेपी उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और सपोज कीमोथेरेपी के बाद कैंसर इतना कंट्रोल हो जाता है कि लिमिटेड टू ऑर्गन हो जाता है और इतना छोटा हो गया कि हम उसे सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद हम पेशेंट को सर्जरी भी ऑफर करते हैं, इससे पूरा कंप्लीट ट्यूमर निकाला जा सके। जी, बिल्कुल सर। सर, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? अगर आपको नॉर्मल कैंसर के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं ये सवाल, मैं ये किडनी की हेल्थ के लिए पूछ रही हूँ कि नॉर्मल कोई से ऐसे फूड्स हैं या कोई से ऐसे बेवरेजेस हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए डे टू डे रूटीन में? देखिए, कैंसर क्रिएटिंग फूड्स तो एज सच, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में हमें नॉर्मल फ्रूट से, रॉ फ्रूट से, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह मिलता है वो हमारी बॉडी को मिले उनसे, और विटामिन डेफिशिएंसी बॉडी में ना हो,
जिससे किसी भी तरह के सेल डैमेज को वो प्रिवेंट करता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स केवल आप फैटी मील ले रहे हैं जिसमें, या बहुत एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जिसमें मल्टी न्यूट्रिएंट कम है लेकिन फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे फूड अनहेल्दी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के फूड मटेरियल से आपका बॉडी में फैट तो बढ़ जाएगा लेकिन इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी आपकी। आपको रिकरेंट इन्फेक्शन या किसी भी तरह की डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो या कैंसर हो ये तभी होता है जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जैसे एक बीमारी होती है, हम एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली वो डिजीज होता है उसमें इम्यूनिटी एकदम जीरो हो जाता है, तो उसमें मल्टीपल कैंसर्स बॉडी में हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में जो कैंसर को प्रिवेंट करता है वो हमारी नेचुरल किलर सेल टी सेल्स होती हैं जो उसे कैंसर को कंट्रोल करती हैं कि बॉडी में कैंसर ना हो। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जो अनहेल्दी फूड होता है कि बहुत ज्यादा फैटी फूड ले रहे हैं जिससे बस केवल हमें फैट और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है लेकिन हमको प्रोटीन या मल्टीविटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो उससे किसी भी तरह की डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। जी, अगला सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा विशेष लक्षण है जिससे हम किडनी में कैंसर पनप रहा है इसके बारे में अनुमान लगा सकें? ठीक है, सबसे कॉमन मैंने बताया कि यूरिन में ब्लड आना। अगर स्पेशली आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज, 45-50 ईयर ऑफ एज अगर यूरिन में ब्लड आता है तो दैट इज अलार्मिंग। स्पेशली पेनलेस हेमेचूरिया मींस ब्लड आ रहा है लेकिन कोई पेन नहीं हो रहा है। अगर आपको राइट या लेफ्ट में सीवियर पेन होता है, ब्लड आता है, तो इट मींस कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टोन होने की होगा, कि प्रोबेबली आपको किडनी या यूरेटिक स्टोन है। लेकिन पेन नहीं हो रहा और यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको फिर इमीडिएटली इवैल्यूएट कराना चाहिए, क्योंकि इसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, स्पेशली आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा तो फिर एडवांस स्टेज में, जैसे अगर पेट में कोई लंप फील हो रहा है, कोई कंगाट महसूस हो रही है राइट या लेफ्ट साइड में, तो किडनी से रिलेटेड हो सकता है। क्रोनिक काफी समय से फीवर आ रहा है, यूरिन में ब्लड भी आ रहा है, पेट में मास भी है, तो कैंसर किडनी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम यूरिन में ब्लड आनी है। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी अपने लाइव दर्शक का। कीमोथेरेपी से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं क्या कीमोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, जितनी भी कीमोथेरेपी होती है बहुत टॉक्सिक होते हैं। कीमोथेरेपी का काम होता है सेल को किल करना। जो कैंसर सेल होती है वो भी हमारी बॉडी की सेल से ही बनती है। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है एक कोई भी सेल अनलिमिटेड वे में प्रोलिफरेट करती है और एक ट्यूमर बना देती है। उस पर नॉर्मल जो हमारी बॉडी का, जो हमारी जीन्स का जो रेस्ट्रिक्शन होता है कि उसको एक्सेसिव वे में रेप्लिकेशन नहीं करना है, वो कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो ट्यूमर जो है वही कैंसर का रूप ले लेता है। तो जितनी भी ये कीमोथेरेपीज होती है, जब ये कैंसर सेल को किल करेगी तो ये बॉडी की सेल को भी किल करती है। बॉडी की वो सेल जो रैपिडली ग्रो करते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं, जो बाल होते हैं उसमें रैपिडली सेल्स होती हैं। इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसकी म्यूकोसा होती है, उसमें रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती है। हमारी बोन मैरो होती है, उसमें रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती हैं। तो बॉडी में जहां भी रैपिडली ग्रोइंग सेल होती है उसको एज ए साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी उनको भी किल करता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी कीमोथेरेपी लेते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं, उनको लूज मोशन हो जाता है, उनको कई बार एनीमिया हो जाता है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। ये सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन जब भी ये साइड इफेक्ट होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उसके लिए कुछ और भी मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देते हैं। बट हमें एक बैलेंस डिसीजन लेना होता है कि जब रिस्क बेनिफिट होता है, अगर हमें लगता है कि इस थेरेपी का बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, रिस्क एक्सेप्टेबल है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर वो थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं। काफी डेमेज होती है जो लिवर पर भी इफेक्ट डालती हैं, किडनी फेलियर भी कर सकते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क हम एसेस करते हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी, सुधा जी अगला सवाल पूछ रही हैं। कह रही हैं उनके बेटे को 38 साल की उम्र में किडनी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो क्या यंग एज में भी ये कैंसर होता है लोगों को, और हाँ तो किस एज ग्रुप को ज्यादा खतरा होता है?
देखिए कैंसर यंग एज में भी होता है, कैंसर तो इवन किडनी कैंसर तो इवन 2-3 साल के बच्चों में भी होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का कैंसर होता है। तो इसलिए कैंसर तो किसी भी एज में हो सकता है, बट यंगर एज में लेस कॉमन होता है। बट यूजुअली जो हमने देखा है कि अगर यंग एज में कैंसर होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव मीन बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी बॉडी में मेटास्टेसाइज कर सकता है। इसलिए यंगर एज में कोई भी कैंसर होता है उसको बहुत ही एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, इमीडिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल सर्जरी, और अगर साथ में कोई एडजुवेंट कीमोथेरेपी है जो भी डिपेंडिंग ऑन स्टेज वो दिया जाता है। बट यस, यंग एज में भी कैंसर हम देखते हैं, but it is more common after 45 years of age, but young we also see cancer in younger age group. जी, अतुल जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हालांकि ये किडनी से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन सर आ गया है, 2-3 बार पूछ चुके हैं तो मैं लेना चाहूंगी। ब्लड कैंसर के लक्षणों के बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, पार्डन, किस कैंसर के? ब्लड कैंसर। देखिए जो ब्लड कैंसर होता है इसमें यूजुअली जो बोन मैरो में सेल्स होती हैं, ब्लड कैंसर भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, एक लिम्फेटिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया होता है, उसमें भी एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। तो सिम्टम डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है। लेकिन नॉर्मली रूटीनली पेशेंट प्रेजेंट करता है मल्टीपल इन्फेक्शन करके कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म फीवर आ रहा है, मोर देन 15 डेज हो गए फीवर आ रहा है, बॉडी में लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए। लिम्फ नोड्स होते हैं जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें जाकर डिपॉजिट होती हैं, बॉडी में गांठें बन जाती हैं, इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। फीवर आ रहा है, किसी भी एंटीबायोटिक को रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमने ब्लड टेस्ट कराए तो ब्लड टेस्ट में ऐसे में एबनॉर्मल पिक्चर्स आती हैं, एबनॉर्मल सेल्स ब्लड में इमेच्योर सेल्स दिखाई देती हैं, तो हम कैंसर सस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए फिर हम कुछ और टेस्ट कराते हैं। लेकिन अगर क्लिनिकल सिम्टम्स की बात किया जाए तो कॉमनेस्ट होता है फीवर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, स्प्लीन और लिवर एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, और ब्लड कैंसर कितने बॉडी के पार्ट में फैल चुका है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कॉमनेस्ट फीवर होता है एंड नॉट रेस्पॉन्डिंग टू एनी मेडिसिन, और जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ब्लड पिक्चर इसमें कैंसर की आती है, उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी लिया जाता है, इससे कैंसर कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल सर, हमने लक्षणों पे बात करी, हमने कारणों पर भी बात करी और काफी सारी बातें सर आपने बताई। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि भगवान ना करे अगर किसी को किडनी कैंसर डिटेक्ट होता है या उनको शक है, जो सिम्टम्स आपने प्राइमरी बताए उनके तौर पर, तो क्या इलाज है और कैसे वो किन डॉक्टर्स को वो किस ब्रांच के डॉक्टर को वो जाके मिल सकते हैं और कैसे वो प्रोसीड करें आगे? देखिए जब भी किडनी कैंसर हम डिटेक्ट करते हैं इमेजिंग के बेस पे करते हैं। पेशेंट आया, उसको यूरिन में ब्लड आ रहा है या पेशेंट को पेन हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में किसी किडनी में मास आया, जब भी ऐसा कोई भी फाइंडिंग हमें मिलती है हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कैंसर है। अगर कैंसर होता है, कैंसर में द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर किडनी कैंसर इज सर्जरी। ओके, हम पेशेंट का स्टेजिंग करके देखते हैं, स्टेजिंग किया जाता है पैट स्कैन से। हमने सपोज पेशेंट का पैट स्कैन कराया, उसमें आया कि कैंसर केवल किडनी तक लिमिटेड है, बॉडी के किसी और पार्ट में नहीं गया है, तो उसमें हम सर्जरी द्वारा पूरी किडनी को निकाल देते हैं। पार्ट जहाँ जरूरत होती है पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी किया जाता है। वो ट्यूमर के साइज पर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पूरा किडनी निकालना है या केवल कैंसर वाला पार्ट निकालना है। बट एज अर्ली एज पॉसिबल हमें कैंसर बॉडी से रिमूव करना होता है। और अगर ये बॉडी पूरे बॉडी में फैल चुका है, किडनी कैंसर ऐसा कैंसर है हमने जो रूटीनली हमने देखा है, सपोज ये कभी फैल जाता है तो उसमें जो ऑप्शन, अगर हम प्राइमरी कैंसर जो किडनी में उसके रिमूव कर देते हैं तो हमने देखा गया है जो इम्यूनोथेरेपी का रेस्पॉन्स है वो बेटर आता है, हम ट्यूमर बर्डन कम कर देते हैं। तो इसमें किडनी कैंसर में क्लियरली सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, और सर्जरी के साथ अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो दिया जाता है। जी, अगला सवाल एक दर्शक पूछ रहे हैं हमारे, पूछ रहे हैं कि डज किडनी कैंसर गो टू नेक्स्ट जनरेशन? जैसा कि मैंने बताया कि कुछ केसेस में जेनेटिक होता है, जैसे VHL मैंने बताया, वॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज होता है, उसमें वो क्रोमोसोम से एसोसिएटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है। बट वो डिसऑर्डर अनकॉमन होता है, कोई कॉमन नहीं होता है। ज्यादातर किडनी कैंसर होते हैं
जो कि जेनेटिकली एसोसिएटेड नहीं होते। बट यस, कुछ केसेस होते हैं जिनमें बायलेटरल दोनों किडनी में एक साथ ट्यूमर्स मिलते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। अगर हमें हिस्ट्री होती है कि किसी फादर को वो प्रॉब्लम था, तो हम एडवाइस करते हैं बच्चों में उसके लिए पहले तो हम VHL जीन की स्क्रीन करते हैं कि इसमें वो जीन है नहीं। उसके बाद फिर कॉमनली हम एक टाइम इंटरवल पर स्क्रीन करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट कराकर कि इसमें कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो यस, पॉसिबिलिटी रहती है, बट अनकॉमन है ये जो जेनेटिक डिजीज है। ओके सर, क्या ये जैसे कि आप यूरोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट देखते हैं सर, तो किडनी के अलावा क्या अगर यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है तो क्या वो भी जनरेशन वाइज आगे बढ़ सकता है? देखिए, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जेनेटिक एसोसिएशन उसमें भी कम देखा गया है, बट अगर हम जेनेटिक एसोसिएशन की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर में जेनेटिक एसोसिएशन थोड़ा ज्यादा देखा गया है। नॉर्मली जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, सीरम PSA टेस्ट होता है, वो कराते हैं आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज। अगर किसी के फादर को हिस्ट्री है कि उनके प्रोस्टेट कैंसर था, तो उनको एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट और एग्जामिनेशन वगैरह रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर में जेनेटिक एसोसिएशन देखा गया है। अगर फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है तो आप में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होता है। ब्लैडर कैंसर में यस, उसमें भी जेनेटिक एसोसिएशन होता है, बट वो बहुत ही कम होता है। ब्लैडर कैंसर ज्यादातर नॉन जेनेटिक होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में जेनेटिक एसोसिएशन देखा गया है। जी सर, आखिरी सवाल, चूंकि सर समय की कमी है और आपका भी काफी आगे के सर्जरी वगैरह लाइन अप है, तो आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहूंगी कि किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और प्रिकॉशनरी किन लोगों को स्क्रीनिंग वगैरह की साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूरत पड़ सकती है? देखिए, जैसे मैंने अगर हम ओवरऑल यूरोलॉजिकल कैंसर्स की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो प्रोस्टेट कैंसर में चलाया जाता है। उसका रीजन है कि प्रोस्टेट कैंसर इज क्वाइट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल वर्ल्ड वाइड, सबसे कॉमन कैंसर है। उसके लिए आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज हम एक सीरम PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE से बोलते हैं, वो किया जाता है देखने के लिए कि पेशेंट को कोई कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। स्पेशली अगर फैमिली में हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसमें आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज वंस इन ईयर उन्हें रूटीन चेकअप कराना चाहिए, स्क्रीनिंग, टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। बाकी किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर वो यूजुअली जेनेटिक नहीं होते, उनमें एज ए रूटीन स्क्रीनिंग हम एडवाइज नहीं करते हैं। बट प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम रूटीन स्क्रीनिंग एडवाइज करते हैं कि आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज एटलीस्ट once a year you should consult the urologist for screening the prostate cancer. बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। चूंकि आज वर्ल्ड किडनी डे था, तो ये जानकारी जो आपने साझा की है ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि जनरली लोग डॉक्टर्स के पास जाने में थोड़ा डरते हैं कि कुछ निकल ना आए, कुछ हो ना जाए। लेकिन यस, जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी बॉडी जो आपको सिम्टम्स दे रही है उसके बारे में समझ सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं सर आप? बस थैंक यू इला फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट द कैंसर। बट मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि जितने भी कैंसर हो या कोई भी इंफेक्शियस इलनेस हो, या आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी डाइट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि इस समय कैंसर की डायग्नोसिस बहुत ही कॉमन हो रहा है। जो कैंसर एक कॉमन डिजीज की तरह आ रहा है, उसका रीजन यही है कि अनहेल्दी डाइट एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप देखेंगे हमारा बॉडी वेट कितना भी हो सकता है, देखने में लगेगा हम हेल्दी हैं, बट अगर बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी होगी तो उससे बॉडी में इंफेक्शियस डिजीज और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी आपने कोरोना में देखा कि कई बार यंग लोगों की डेथ होगी, बट ओल्ड एज में कैंसर कोरोना हुआ उनको कुछ नहीं हुआ, और यंग नए लड़के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो इसलिए हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग to prevent all these cancers and all infectious illnesses. जी सर, थैंक यू।
तो बस आखिर में आप सभी से, हमारे सभी स्पीकिंग ट्री के दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बाहर का खाना बंद कर दें या आप सिर्फ घर का ही खाना खाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप बाहर भी खा सकते हैं। आप बाहर जा रहे कोल्ड ड्रिंक की जगह आप नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसे ही आपको एक डाइट अपनी सेट करनी पड़ेगी, और आपको अगर उसमें हेल्प चाहिए तो स्पीकिंग ट्री ने हाल ही में गूगल वेब स्टोरीज के जरिए बहुत सारे हेल्दी डाइट्स, हेल्दी आपका लाइफस्टाइल कैसे आपको रखना चाहिए, ये लॉन्च किया था। और आप हर दिन सुबह 9:10, 12:10 और रात को 8:10 पर ये स्टोरीज, जो छोटी छोटी स्टोरीज है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ के बारे में, वो आप देख सकते हैं। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। हम कई अन्य रोचक जानकारियों के साथ, बहुत सारे अन्य लाइव के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी सर बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। थैंक यू।